हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल की क्लास में हमने सैम्पलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके आज हम फोर्थ स्टेप में, दैट इज परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। तो सबसे पहला तो आपको वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए जो अप्रोप्रिएट है उस सर्कमस्टांसेस पे, उस एक पर्टिकुलर आइटम पे। जैसे इन्वेंट्री के केस में फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है, कैश के केस में काउंट हो सकता है। लाइकवाइज आप जिस भी आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं उससे अप्रोप्रिएट जो भी ऑडिट प्रोसीजर होगी हमें वो परफॉर्म करनी है। आपने ऑडिट प्रोसीजर तो अप्रोप्रिएट चूज़ कर ली, बट वो ऑडिट प्रोसीजर ना एप्लीकेबल ही नहीं है आपके सिलेक्टेड आइटम पे, तो फिर आप अपना आइटम को रिप्लेस करोगे। दैट इज़ फॉर एग्जांपल, आप इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो तो अब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो आप डॉक्यूमेंट्स का थोड़ी वेरिफिकेशन करोगे, आप जाके इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करोगे। तो आपने जो ऑडिट प्रोसीजर चूज़ किया वो तो अप्रोप्रिएट है, बट वो जो आइटम आप अभी सिलेक्ट कर रहे थे उस पर एप्लीकेबल नहीं है। सो हम अपना आइटम रिप्लेस करेंगे। अब आपने अपने बेसिस पे जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा था, सही लग रहा था, आपने ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन कर ली। फिर आपको समझ आया कि ये ऑडिट प्रोसीजर भी अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ना ही उसके बदले कोई दूसरी अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना पॉसिबल हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया है उसको आप एक डेविएशन की तरह ट्रीट करोगे। डेविएशन इन कंट्रोल अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो, वरना डेविएशन ऑन मिस स्टेटमेंट अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे हो। रिप्लेसमेंट आइटम का एक एग्जाम्पल बुक में दिया है, उसे पढ़ते हैं। आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो टू गेन एविडेंस अबाउट पेमेंट ऑथराइजेशन, जिसके लिए आपने उठाए कुछ चेक्स। अब आपने देखा एक चेक है जो कैंसिल्ड हो चुका है और आप सेटिस्फाइड हो, आपने अपनी साइड से और प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ये कंफर्म कर लिया है कि ये प्रॉपरली कैंसिल्ड चेक है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। तो अब आप इस चेक को हटा के कोई ऐसा वैलिड चेक देखोगे जिसके थ्रू एक्चुअली में पेमेंट की गई है। दैट इज़ आप ऑडिट प्रोसीजर तो सही परफॉर्म कर रहे थे, पर वो प्रोसीजर इस आइटम पे एप्लीकेबल नहीं थी, इसलिए आपने आइटम रिप्लेस करी। अब ये तो ऐसा एग्जांपल हो गया कि आइटम ही ख़राब हो गया, या आइटम ऐसा है जिसके बेसिस पे एविडेंस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरा एग्जांपल ये बोलता है, अगर आप सेल्स के बैलेंस चेक कर रहे हो, ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, तो उसके लिए आपको लगेगी सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड, सेल्स इनवॉइस, डॉक्यूमेंट फॉर डिस्पैच एटसेट्रा। और फॉर इंस्टेंस मान लो कि कंपनी से ये सब घूम गया है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो अब क्या इन पे आप ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हो? नहीं। अब ऐसे केस में अगर वो कैश सेल्स होगी तो आप कैश बुक चेक करोगे, क्रेडिट सेल्स होगी तो आप जाके डेटर्स का बैलेंस चेक करोगे। एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंसिव अल्टरनेटिव प्रोसीजर, मतलब एक प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला, इसलिए आपने कुछ अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। अब मान लो आपको डेटर का बैलेंस टैली करना है, तो आपने अपने डेटर को एक रिक्वेस्ट भेजी कि अगर आपने पे कर दिया है इतना अमाउंट तो आप एक पॉजिटिव कन्फर्मेशन लेटर हमें। ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होती है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझो कि आपने एज अ ऑडिटर डेटर को एक कन्फर्मेशन लेटर भेजा है जिसमें उसे कंफर्म करना है कि क्या उसने इतना अमाउंट पे किया है या नहीं। अब मान लो डेटर आपके इस लेटर में कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, दैट इज़ आपने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की सोची कि हम कंफर्मेशन लेंगे वो तो हो ही नहीं पा रहा। सो अब आप जाके कैश रिसिप्ट चेक करोगे, कुछ दूसरे सोर्सेज से एविडेंस इकट्ठा करोगे। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपने जो ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन की है वो आप अप्लाई ना कर पाओ या उससे आपको एविडेंस ना मिले, तब आप सूटेबल अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो। अब हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कब करते हैं? जब आइटम का रिप्लेसमेंट पॉसिबल ना हो या रीजनेबल ना हो, तब अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई की जाती है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है रिप्लेसमेंट का, कि आप ट्रांजैक्शन चेक कर रहे थे सेल्स की, जो कि पूरी कंप्यूटराइज ट्रांजैक्शन थी, दैट इज़ जो बारकोड स्कैनर के थ्रू रिकॉर्ड होती है। और इंसिडेंटली आपको एक सैम्पल मिल गया मैनुअल बिलिंग का, तो अब आपने अपने आइटम को रिप्लेस कर दिया और एडिक्वेटली चेक किया करेक्टनेस ऑफ मैनुअल बिलिंग को। और इसी से रिलेट करके लिखा है, अगर कभी ऐसा हो कि रिप्लेसमेंट पॉसिबल ना हो या रिजनेबल ना हो तो हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। अब हम आइटम रिप्लेस क्यों करते हैं, ये अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई डेविएशन या मिस स्टेटमेंट होती है, या वहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होते हैं नेचर एंड कॉजेज ऑफ डेविएशन एंड मिस स्टेटमेंट, अब ये समझते हैं। अगर आपने कोई डेविएशन और मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करी है और आप उसे एनालाइज कर रहे हो, तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि कुछ कॉमन फीचर्स हैं जहाँ पे ये डेविएशन और मिस स्टेटमेंट दिखने को मिल रहे हैं। लाइक कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या किसी पर्टिकुलर लोकेशन, कोई प्रोडक्ट लाइन या किसी पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो पूरे साल में सिर्फ सितंबर में आपको बहुत सारी मिस स्टेटमेंट मिल रही है, या सिर्फ मार्च में आपको बहुत सारी मिस स्टेटमेंट मिल रही है। जैसे होता है ना, हर एक कंपनी का एक टारगेट होता है जो उसे अचीव करना होता है, तो वो ईयर एंड पे ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड करती है, मैनिपुलेट कर देगी अकाउंट्स को। या कभी सिर्फ किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में ही आपको मिस स्टेटमेंट देखने को मिलेगी,
लाइक जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो एक्चुअल में अकर नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी बोगस एक्सपेंस को उन्होंने अकाउंट कर दिया है, उन्होंने शो कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जबकि एक्चुअल में वो हुई ही नहीं है। और अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस अराइज होती हैं जहां आपको दिखता है कि किसी कॉमन फीचर में ही मिसस्टेटमेंट या डेविएशन मिल रही है, तो अब आप उस एक पर्टिकुलर कॉमन फीचर को बिलोंग करती हुई हर आइटम को टेस्ट करोगे, हर एक आइटम पे अपना ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। और जब ऐसा होता है ना कि एक पीरियड ऑफ टाइम या एक प्रोडक्ट लाइन लोकेशन या ट्रांजेक्शन में आपको मिलती है सिर्फ मिस स्टेटमेंट, तो देर इज़ अ चांस कि वो डेविएशन और मिस स्टेटमेंट इंटेंशनल हो, फ्रॉड की गई हो, एरर नहीं होती। एरर तो आप कभी भी कर सकते हो ना। अब आप सोच समझ के एक ही टाइम पे हर एक ही पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपको डेटर्स के बैलेंस रिकॉर्ड करने हैं, आप सोच समझ के बस डेटर को ही मिसस्टेट कर रहे हो, उसी के अमाउंट को गलत लिख रहे हो, क्या ये एरर हो सकता है? नहीं, एक आध जगह मिस्टेक होना एरर हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही तो ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या नेचर है और क्या कॉजेज है इन डेविएशन और मिस स्टेटमेंट के, और उसके बेसिस पे ये इवेल्युएट करना होगा कि क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं इन डेविएशन और मिस स्टेटमेंट का हमारी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स पे या हमारी पूरी की पूरी ऑडिट में। वैसे तो ये बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस होती है, जनरली ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऑडिटर ने ये इवेल्युएट किया या ये कंसिडर किया कि जो मिस स्टेटमेंट और डेविएशन उसे मिल रही वो अनॉमली है, दैट इज़ ऐसी कोई डेविएशन जो स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल नहीं है या एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, एक अलग ही काइंड ऑफ फ्रॉड आपको दिख गया हो, अगर ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट और डेविएशन दिखती है तो ऑडिटर को हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑब्टेन करनी होगी उस मिस स्टेटमेंट और डेविएशन से रिगार्डिंग, कि वो उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो, दैट इज़ कि वो एंटायर पॉपुलेशन को अफेक्ट ना करे। और ऑडिटर ये डिग्री ऑफ सर्टेनिटी कैसे ऑब्टेन करेगा? बाय परफॉर्मिंग एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, वही जो हम फैप बोलते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले आप रैप परफॉर्म करते हो, फिर आपको उसके से बेसिस पे रोमम मिलता है, फिर आप वो रोमम के बेसिस पे अपना फैप डिज़ाइन करते हो। जब आप ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा इस बारे में कि क्या मिस स्टेटमेंट और डेविएशन अफेक्ट कर रही है बचे हुए जो भी पॉपुलेशन के आइटम है उनको। एनोमली का यहाँ पे मीनिंग लिखा है, बट बेटा ये पढ़ के तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसका सिंपल सा मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई डेविएशन जो स्टैंडर्ड नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है या जो एक्सपेक्टेड नहीं है। प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट्स, एक ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करते रहना चाहिए किसी पॉपुलेशन के लिए, ताकि उसे एक ब्रॉड व्यू मिले, उसे पता चले कि क्या स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। पर इस प्रोजेक्शन से सिर्फ आपको स्केल ऑफ मिस स्टेटमेंट के बारे में आइडिया होगा, इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा कि क्या अमाउंट रिकॉर्ड करना चाहिए। मतलब 10 में स्टेटमेंट दिखी, उसमें से 10 में से ना कुछ 2 या 4 में स्टेटमेंट ऐसी होगी जो तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और प्रॉपर अमाउंट के साथ रिकॉर्ड करनी होगी। तो आपको मिस स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करने से, मिस स्टेटमेंट ढूंढ के निकालने से ये तो पता चल जाता है कि कितनी स्कोप हो सकती है, कितने स्केल की मिस स्टेटमेंट हो सकती है, पर आपको एग्जैक्ट अमाउंट जो रिकॉर्ड करना है उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलेगा सिर्फ प्रोजेक्ट करने से। और जब आपको ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट मिली है जो कि एनॉमली है या आपको लग रहा है कि वो एनॉमली है, तो फिर उसे एक्सक्लूड कर दो जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे मिस स्टेटमेंट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने इससे जस्ट ऊपर अभी समझा है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट या डेविएशन एनॉमली है तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रही हो या उसे अफेक्ट ना कर रही हो। इसलिए अगर ऐसी कोई मिस स्टेटमेंट मिली है तो हम उसे अलग से कंसिडर करेंगे, ना कि बाकी मिस स्टेटमेंट्स के साथ। बट देन ऑल्सो एट लास्ट अगर उस मिस स्टेटमेंट का अफेक्ट पड़ रहा है, अगर उसे करेक्ट नहीं किया गया और वो अफेक्ट कर रही है तुम्हारी पॉपुलेशन को, तो उसे कंसिडर करने की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है, अगर अफेक्ट नहीं कर रही है तो क्यों कंसिडर करोगे, और अगर अफेक्ट कर रही है तो कंसिडर तो करना पड़ेगा ना। जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहा होगा ना ऑडिटर, तो उसे एक मिस स्टेटमेंट का प्रोजेक्शन बना के चलना है, प्रोजेक्ट करनी है मिस स्टेटमेंट को। पर वहीं अगर वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है तो उसे कोई डेविएशन का प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम एक सैम्पल डेविएशन रेट डिटरमाइन करके चलते हैं। वो भी एक तरह से यही होता है, प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन। मतलब तुम प्रोजेक्ट करके चल रहे हो कि इतना स्केल का डेविएशन हमें देखने को मिल सकता है, इतना हमारा टॉलरेबल रेट है, हम टॉलरेट भी कर सकते हैं इतना को। प्रोजेक्टिंग स्टेटमेंट या प्रोजेक्टिंग डेविएशन का एक सिंपल मीनिंग समझो तो आप मतलब फॉरकास्ट कर रहे हो कि क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है, किस तरह की डेविएशन हो सकती है। एंड हियर वी आर डन विद प्रोजेक्टिंग मिस स्टेटमेंट।
नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। अभी हमने समझा परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, अब आपने परफॉर्म कर लिया, आपको रिजल्ट मिली, अब आप इवेल्युएट करोगे उस रिजल्ट को। तो सबसे पहले तो आपको जो भी रिजल्ट मिला है आपको उसे इवेल्युएट करना है, एंड देन आपको ये भी इवेल्युएट करना है कि क्या जो ऑडिट सैम्पलिंग के लिए हमने सैम्पल यूज़ किया, आइटम यूज़ किया, क्या वो रिजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर रहा है फॉर ड्राइंग अ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। दैट इज़ इन सिंपल वर्ड्स, क्या वो सैम्पल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पे ऑडिट सैम्पलिंग परफॉर्म करके एक रिजल्ट ऑब्टेन किया गया है। और अगेन यहाँ पे एंड लिखा है, इसको अच्छे से ध्यान दो और फिर पढ़ो। तो ऑडिटर को क्या इवेल्युएट करना है, पहले तो रिजल्ट इवेल्युएट करना है, उसके बाद ये इवेल्युएट करना है कि जो ऑडिट सैम्पलिंग यूज़ की गई है क्या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, रिजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर रही है, उसके अगेंस्ट कंक्लूजन ड्रॉ करने को। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी, जिसमें का फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको हमने ऑलरेडी बहुत क्लियरली समझा है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब एक पॉपुलेशन को छोटी छोटी सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर, और वो एक एक पर्टिकुलर सब पॉपुलेशन को हम यूज़ करेंगे एज अ सैम्पलिंग यूनिट, जिसकी अपने में एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होगी हर सब पॉपुलेशन की। देन ओवर नेक्स्ट टर्म इज टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। दैट इज ऑडिटर एक मॉनेटरी अमाउंट सेट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो भी मिस स्टेटमेंट है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को एक्सीड नहीं कर रहे हैं। दैट इज इस पर्टिकुलर अमाउंट तक तो हम टॉलरेट कर सकते हैं गलतियाँ, इससे ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए अमाउंट। एंड सेम गोज फॉर डेविएशन। एक आप लेवल ऑफ रेट ऑफ डेविएशन अपने लिए डिटरमाइन कर लेते हो, प्रेस्क्राइब कर लेते हो, जिसके अगेंस्ट आपको चाहिए होती है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अश्योरेंस कि वो रेट ऑफ डेविएशन एक्सीड ना करे एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन से। दैट इज एक्चुअल रेट ऑफ जो भी डेविएशन मिल रही है वो इस टॉलरेबल रेट के अंदर हो, उससे ऊपर ना हो। अब ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस दिए हैं इनको सॉल्व करो। इन केस कोई डाउट हो, किसी का आंसर ना समझ आ रहा हो, देन यू कैन आस्क। एंड हियर वी आर डन विद द टॉपिक ऑडिट सैम्पलिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अब ये स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स होती क्या है? तो जैसा कि हमें पता है एक ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जिसके लिए उसे एग्जामिन करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट, और ये एग्जामिन करके उसे एविडेंस ऑब्टेन करना होता है रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इन ट्रांजैक्शन में से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसके लिए ना एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री। अब ये क्या स्पेसिफिक कंसिडरेशन होती है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि ऑडिट एविडेंस को ऐसे 500 डिफाइन करता है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसे 500 प्रोवाइड करता है। लाइकवाइज ऑडिट एविडेंस के स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स को ऐसे 501 डिनोट करता है। ये डील करता है उन स्पेसिफिक कंसिडरेशन से जो एक ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस चीज़ का ध्यान रखो कि इस एक डेफिनेशन में ना कहीं पे इन्वॉल्विंग लिखा है, ना ही एटसेट्रा लिखा है या मैनी मोर, कुछ ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये लिखने को आ गया और आपको याद नहीं है तो अपने मन से यहाँ पे कुछ भी मेंशन मत कर देना, क्योंकि ये इन 3 चीज़ों को ही इंक्लूड करता है। ऑडिट में ना ऑलमोस्ट हर चीज़ हमें एकदम वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ती है, बट देन ऑल्सो आप बाकी जो भी मैटर दिया है, जो भी पैरा में लिखा है, आप उसमें थोड़ा आगे पीछे कर भी दो। बट जो कुछ ऐसा स्टेटमेंट या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसको ICAI ने हाईलाइट करके शो किया है, उसमें तुम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो कीवर्ड्स हैं जो कि एज इट इज़ मेंशन करनी होती है, तो मेक श्योर ये गलती ना हो। और जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम इन्वॉल्विंग द एंटिटी एंड सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलो लेट्स सी कि ये सर्टेन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एज पर ऐसे 501 ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ऑब्टेन करे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के केस में क्या स्पेशल कंसिडरेशन है? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। और वहीं लिटिगेशन और क्लेम के रिगार्डिंग उसकी कंप्लीटनेस। एंड फॉर सेगमेंट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRM। तो क्या स्पेशल कंसिडरेशन है? इन्वेंट्री के केस में एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, एंड लिटिगेशन क्लेम्स के केस में कंप्लीटनेस, सेगमेंट इंफॉर्मेशन के केस में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर।
एक बार और रिवाइज करो, याद हो जाएगा। इन्वेंट्री के केस में क्या चेक करते हैं? उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी कंडीशन। लिटिगेशन क्लेम के केस में क्या चेक करते हैं? उसकी कंप्लीटनेस। कोई लिटिगेशन तुम पे लगा, तुमने उसको कंप्लीट की, आधी अधूरी छोड़ दी, क्या किया, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के केस में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो अब हमें ये इन्वेंट्री से रिलेटेड उसके एग्जिस्टेंस और कंडीशन की इंफॉर्मेशन या उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेगी। तो चलो अब समझते हैं। When inventory is material to the financial statement, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by। कैसे मिलेगा ये sufficient appropriate audit evidence? तो सबसे पहले attendance at physical inventory counting unless impracticable। अब जब फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो रही होगी तो आप उसे अटेंड करके क्या देखोगे? सबसे पहले ये इवेल्युएट करोगे कि क्या मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है, क्या प्रोसीजर्स वो परफॉर्म कर रही है फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। किस तरीके से वो रिकॉर्ड कर रही है, कैसे वो कंट्रोल कर रही है रिजल्ट्स को इन्वेंट्री काउंटिंग के। अब आपने इवेल्युएट कर ली कि क्या प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रही है। अब ऑब्जर्व करो कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करो कि क्या सही से परफॉर्म हो रहा है। अब खुद से एक बार इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करो, उसके बाद टेस्ट कंट्रोल्स परफॉर्म करो। एंड आफ्टर ऑल दिस, अभी आपने फिजिकल इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन को अटेंड किया। अब आप जब वो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बन जाएंगी, उनमें भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे ताकि आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि क्या ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स को। या पता चल रहा है कि इन्वेंट्री काउंट के टाइम पे तुम्हें 1 करोड़ की इन्वेंट्री दिख रही है और जब तुम्हें इसके रिगार्डिंग फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड दिया गया तो वहाँ पे 10 करोड़ लिख दिया। ये गलती भी हो सकती है। वहीं 1 करोड़ का अगर 2 करोड़ बना दिया तो फ्रॉड भी हो सकता है। अब जब आप उसके फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करोगे तो पहले आपको ये पता चलेगा कि क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है सच में, और एग्जिस्ट करती है तो क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या सही कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? हमें ऑडिट एविडेंस मिल रही है रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब जो अभी हमने पढ़ा अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, क्या होता है ये? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स, आप बेसिकली ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड करके क्या कर रहे हो? ये इंस्पेक्ट कर रहे हो कि क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है, और ये इवेल्युएट कर रहे हो कि किस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है, और फिर उसके बेसिस पे अपने टेस्ट कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे हो। ऑब्जर्व कर रहे हो कि कितने अच्छे से मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन को कंप्लाई किया जा रहा है और कितने अच्छे से परफॉर्म की जा रही है प्रोसीजर्स फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के रिजल्ट को रिकॉर्ड और कंट्रोल करने के लिए। और ये 2 चीज़ें करने के बाद आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट्स काउंट प्रोसीजर्स। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप ऐसा कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, कोई सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसलिए ये जो प्रोसीजर्स है ये सर्व करेंगे एज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या कभी कभी सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी। अब कभी हो सकता है आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया, आपको वहाँ पे कुछ वीकनेस दिख गई, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, तो अब आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो। अदरवाइज आप बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, मतलब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हो। और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट पे कि उसे कौन सी स्पेसिफिक प्रोसीजर कैरी आउट करनी है। अब जब हमने इन्वेंट्री टॉपिक स्टार्ट की थी ना, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। दैट इज ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करना। तो पहले समझते हैं ऐसे कौन से मैटर्स है जहाँ पे रेलेवेंट है कि आप अटेंडेंस दे पाओ, दैट इज अपना अटेंड कर पाओ जाके फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को। अब ये केस मैटर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री। अब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके कुछ गिवन नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं जो आप एग्जामिन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वहीं अब कार में यूज़ होने वाली टायर्स वो कितने नंबर्स पे बनती है, फिर भी चलो टायर्स भी एक बार के लिए आप कर सकते हो इंस्पेक्ट या ऑब्जर्व। अब उसमें लगने वाले जो स्क्रू हैं, बताओ कितने लाखों करोड़ों के अमाउंट में स्क्रू बनते होंगे। अब क्या एक एक स्क्रू का फिजिकल काउंटिंग होगा? नहीं। तो पहले किस मैटर पे, कैसे मैटर्स है जिस पे रेलेवेंट होता है। तो सबसे पहले क्या नेचर है इन्वेंट्री का, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, क्या रोमम है रिलेटेड टू इन्वेंट्री। अगर रोमम बहुत हाई है तो आप अटेंड करोगे, वहीं रोमम एकदम मिनिमल है, रोमम या तो होने की चांसेस ही नहीं है, तो फिर आप अटेंड नहीं करोगे। अब नेचर ऑफ इन्वेंट्री जैसे मैटर करती है, वैसे ही नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो रिलेटेड होता है इन्वेंट्री से वो भी मैटर करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ
तो फिर इन्वेंट्री में रोमम होने की चांसेस होगी। फिर इस बेसिस पे भी आप डिसाइड करोगे कि क्या एडिक्वेट प्रोसीजर्स परफॉर्म की जा रही, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छी प्रोसीजर परफॉर्म की जाएगी, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्ट की जाएगी, क्या टाइमिंग है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की। अब मान लो फर्म बोल रही है हम तो रात के 12 बजे शुरू करेंगे काउंटिंग करना, तो अब आप आओ 12 बजे हमारे यहाँ बैठो और ऑब्जर्व करो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो किस टाइम पे इन्वेंट्री काउंट की जा रही है? अब मान लो आपकी कोई ड्यू डेट चल रही है किसी भी फॉर्म की और आप बिजी हो और इन फॉर्म वाले बोल रहे हैं कि हम तो इन्वेंट्री को उस ड्यू डेट पे ही काउंट करेंगे, क्या आप वहाँ जाके, ये पॉसिबल है कि आप वहाँ जाओ और ऑब्जर्व करो, अटेंड करो उनकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को? नहीं। देन आप चेक करोगे कि क्या कंपनी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन कर रही है। अगर आप में से किसी को ना पता हो कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई फर्म एंटिटी यूज़ करती है टू ट्रैक एंड रिकॉर्ड स्टॉक लेवल्स। इस सिस्टम में बेसिकली ये होता है कि जितनी भी परचेज और सेल ऑफ स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली और इमिडिएटली रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब एक तरीके से ऑटोमेटेड समझ लो, ऑटोमेटेड सिस्टम। मतलब अगर तुम्हारे गोडाउन में इन्वेंटरी रखी जा रही है तो उससे पहले ही या उसी पॉइंट पे वो काउंट हो चुकी है, वो रिकॉर्ड हो चुकी है। कौन से लोकेशन पे इन्वेंटरी रखी गई है, क्या ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे आपका पहुँच पाना उस टाइम पे पॉसिबल ना हो, या अगर अलग अलग लोकेशन पे रखी गई है तो कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे ज़्यादा मटेरियल अमाउंट पे रखी गई है या जहाँ पे रोमम होने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो तुम उस लोकेशन पे जाओगे अटेंड करने। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक साथ में 4 जगह हो रही है तो चारों जगह वो पर्टिकुलर एक CAX है, वो CAX चारों जगह प्रेजेंट हो। फिर ये भी इवेल्युएट करो कि क्या असिस्टेंट्स की ज़रूरत है ऑडिटर को, एक्सपर्ट की, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या सिर्फ ऑब्जर्व करने से एविडेंस अच्छे से मिल रहा है। तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या मैटर्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं जब हम प्लान कर रहे होंगे अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। क्या नेचर है इन्वेंट्री का, क्या स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन हो चुके हैं, क्या रोमम है, क्या नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, क्या एडिक्वेट प्रोसीजर्स परफॉर्म की जा रही है, टाइमिंग क्या है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की, कौन से लोकेशन में इन्वेंट्री रखी है, या अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है तो कहाँ पे रोमम होने की चांसेस ज़्यादा है या कहाँ पे मटेरियल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रखी गई है, क्या फर्म परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करके रख रही है, क्या हमें ज़रूरत है, क्या हमें असिस्टेंस चाहिए किसी एक्सपर्ट की। इन सब बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमारी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की अटेंडेंस को, कि हमें अटेंड करना है, नहीं करना है, या करना है तो कहाँ अटेंड करना है। अब आपने पढ़ा होगा, आप बनाते हो, आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या लिखते हो, बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च, दैट इज 31 मार्च, एंड ऑफ डेट, जो मतलब एंड ऑफ ईयर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट होता है, उस दिन काउंट होती है ना। उस दिन अगर आपके पास 1 लाख की इन्वेंट्री है तो आप स्टॉक में 1 लाख शो कर रहे हो, उस दिन 10 लाख है तो आप 10 लाख शो कर रहे हो। तो जनरली तो यही होता है, बट ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग है वो किसी और दिन की गई है रेदर देन जिस दिन करनी चाहिए थी, दैट इज द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऐसे केस में ऑडिटर को कुछ एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कि क्या जो भी चेंजेस फाइनेंशियल डेट से लेके जिस डेट भी ऑडिट हुई है उस डेट के बीच में आई है उन्हें प्रॉपरली काउंट किया गया है और प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है। अब इसके लिए आप कैसे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो, या क्या ऐसे मैटर्स होंगे जिसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि सच में अच्छी तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या नहीं उस डिफरेंस को। तो सबसे पहला, क्या परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स अच्छी तरीके से एडजस्ट किए गए हैं, अच्छी तरीके से मेंटेन किए गए हैं। अभी हमने समझा ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होती है, जिसमें इमीडिएटली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर फाइनेंशियल डेट से लेके, एक्चुअली दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट से लेके काउंट डेट तक जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो प्रॉपरली रिकॉर्ड की गई होगी, तो आपको बहुत इजीली पता चल सकता है कि इसके बीच के डिफरेंस को कंसिडर करा गया है या नहीं और उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं। अब ये मेंटेन तो अच्छे से की गई है, पर क्या रेलिएबल है? अगर परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स रेलिएबल हैं तो हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अब हो सकता है कि कुछ डिफरेंस आ जाए, इसमें अलग अमाउंट हो और यहाँ पे जो अमाउंट है, मतलब मानो यहाँ पे 1 लाख का इन्वेंटरी है, ठीक है, और यहाँ पे जिस दिन तुम काउंट कर रहे हो उस दिन 2 लाख की है, बट जब आप अपने बैलेंस शीट में स्टॉक शो करोगे तब आप 1 लाख का ही तो शो करोगे ना, क्योंकि एंड डेट पे तो 1 लाख थी।
अब आपकी इन्वेंट्री काउंटिंग ये कह रही है कि आपके पास 1 लाख का स्टॉक है, पर जब आप अपना परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड देख रहे हो ना, तो वो कह रहा है कि आपके पास 1.5 लाख का रिकॉर्ड है या इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आप ये इवेल्युएट करोगे कि क्या रीज़न है इस सिग्निफिकेंट डिफरेंस के अराइज होने का बिटवीन फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब कुछ ऐसी अगर अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाती है ऑडिटर के पार्ट पे, जिस वजह से ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाता फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, देन ऑडिटर शैल मेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स ऑन एन अल्टरनेटिव डेट, किसी और दिन पे परफॉर्म होगी। और फिर वही, अगर आप जिस डेट पे होनी चाहिए थी इन्वेंट्री काउंटिंग उस डेट पे आप प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हो, आप किसी और दिन काउंट कर रहे हो, तो आप फिर और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शन। अब ये तो हो गया जब किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, बट जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड करना एकदम इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तब क्या? तब ऑडिटर को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी होगी ताकि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो ऑडिटर को अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद SA 705। अब SA 705 क्या होता है ये हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए बस इतना समझ लो। अगर आपको अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करनी है तो आप SA 705 के बेसिस पे करते हो, दैट इज़ ये मॉडिफिकेशन को SA 705 गाइड करता है। और जैसे ही फैक्टर्स हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे जस्ट फॉर अ रिवीजन तो चीज़ लिख दी है कि अगर ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, ये अकर हो सकता है ड्यू टू नेचर और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अब मान लो ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे अगर ऑडिटर जाएगा तो उसकी सेफ्टी को थ्रेट है, तो क्या वो वहाँ जाना चाहेगा? नहीं। मतलब तुमने कोई एकदम नक्सलाइट एरिया टाइप किसी जगह में अपनी गोडाउन बना रखी है, तो क्या ऑडिटर वहाँ आना चाहेगा? नहीं। अच्छा, पर जस्ट बिकॉज ना ऑडिटर को लग रहा है कि ये इनकन्वीनियंट होगा, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो अटेंड कर पाए, तो ये रीज़न सफिशिएंट नहीं होगा उसके इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए कि अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है। अब वो कह रहे हैं अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है, मैं नहीं करूँगा अटेंडेंस अटेंड। अब वो बोल रहा है कि ये एकदम इम्प्रैक्टिकेबल है, मैं नहीं कर पाऊँगा अटेंड फिजिकल काउंटिंग को, पर सिचुएशन ऐसी है कि वो कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर सकता। देन हमने ऑलरेडी ऐसे 200 में जब हम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि द मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट इन इट सेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो अल्टरनेटिव और टू बी सेटिस्फाइड विद द ऑडिट एविडेंस दैट इज लेस देन परसुएसिव। मतलब अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है, आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते, और ना ही जो आप अगर परफॉर्म भी कर पा रहे हो तो उससे आपको कोई ऐसा एविडेंस मिल रहा है जो कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट, तो ऐसे केस में आपको अटेंड तो करना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि इनकन्वीनियंट है इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब ये तो वो केस हुआ जहाँ पे तुम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते या वो परफॉर्म करने से एविडेंस नहीं मिल रहा। अब पहले ये भी तो जानो कि क्या प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म कर सकते हो। अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है अटेंड करना, देन आप अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट जो भी सब्सिक्वेंट सेल्स हुई है इन्वेंट्री आइटम्स की, जो भी इन्वेंट्री आइटम्स परचेज किए गए हैं, इससे हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। और कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल ना हो कि आप ऐसे AE ऑब्टेन कर पाओ रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, तो ऐसे केस में आप ऐसे 705 के तहत अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे। क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना, आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर 2 रीज़न से नहीं परफॉर्म कर सकते। एक तो कि ये मैनेजमेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा रही, तो उसमें भी फ्रॉड होने का चांस है कि आप हमें रिकॉर्ड्स क्यों नहीं शो कर रहे हो, क्या रिकॉर्ड में कोई फ्रॉड है? और उन्होंने प्रोवाइड तो करा दी बट आपको दिख रहा है कि ये रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करे गए, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करे गए, इसमें बहुत सी मिस स्टेटमेंट्स हैं। तो एट लास्ट फिर ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे 705 के अंदर मॉडिफाई करते हैं अपनी ओपिनियन को। अब ये तो वो सिचुएशन हुई जब इन्वेंट्री आपके पास है, पर ऐसा भी होता है कि इन्वेंट्री दूसरे किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी या कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का वेयर हाउस नहीं है, तो वो दूसरों के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री रखवाते हैं एज अ सर्विस, उनसे वो सर्विस लेते हैं, उसके लिए वो रेंट पे करते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के कस्टडी या कंट्रोल में है
और वो इन्वेंट्री मटेरियल है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो फिर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होगा रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 2 स्टेप्स दिए, या तो उसे एक या दोनों परफॉर्म करने होंगे। सबसे पहला तो वो थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमें बताओ कि किस क्वांटिटी में आपके पास इन्वेंट्री है और क्या कंडीशन है उस इन्वेंट्री की जो आपके पास रखी हुई है। या आप इंस्पेक्शन करोगे, कोई दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे जो अप्रोप्रिएट हो उस सर्कमस्टांसेस पे। अब ये अदर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल दिया है कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स की जो आप परफॉर्म कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करोगे रिगार्डिंग द इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। अब आपने थर्ड पार्टी को अपनी इन्वेंट्री दी है तो आप उसकी डॉक्यूमेंटिंग तो करोगे ही ना, डॉक्यूमेंटेशन। आप उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी और के वेयर हाउस में रखवाया तो वो वेयर हाउस की रिसिप्ट आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो जब इन्वेंट्री उनके पास रखी गई है एज कोलेटरल। और अगर प्रैक्टिकेबल है, पॉसिबल है, तो आप अटेंड कर रहे हो या अरेंज कर रहे हो किसी दूसरे ऑडिटर को अटेंड करने के लिए थर्ड पार्टी के प्लेस में जाकर फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो यहाँ पे तुमने पढ़ा कि थर्ड पार्टी से हम कंफर्मेशन लेंगे, थर्ड पार्टी के प्लेस पे जाके हम इन्वेंट्री काउंट करेंगे। ये सब करना फ़ायदे की बात तब होगी ना, या इससे हमें एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तब मिलेगा ना जब वो थर्ड पार्टी भी ऑनेस्ट है। तो या तो आप किसी दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट ऑब्टेन करोगे या सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ऑब्टेन करोगे, दैट इज़ जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना वेयर हाउस वाला, उसके ऑडिटर की रिपोर्ट, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितना एडिक्वेट है थर्ड पार्टी का इंटरनल कंट्रोल, कि वो इतना अच्छा है कि वो सही से हमें काउंट करके बता दे कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री है। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है। जब किसी थर्ड पार्टी के पास हमारी इन्वेंट्री हो और वो मटेरियल है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो हम 2 चीज़ें करते हैं। पहला तो उनसे कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट करते हैं, और दूसरा हम खुद ही इंस्पेक्ट करते हैं या कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड हियर वी आर डन विद द टॉपिक इन्वेंट्री। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ऑडिटर को ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन और परफॉर्म करने होंगे जिससे वो ये आइडेंटिफाई कर कि क्या जो लिटिगेशन और क्लेम्स वहाँ प्रेजेंट है उसकी वजह से रोमम होने की चांसेस हैं। अब उसे ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो वो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, और जहाँ पे एप्लीकेबल हो, अगर कंपनी के पास उनका खुद का इन हाउस लीगल काउंसिल है तो उससे भी बात करेगा, उससे भी इंक्वायरी करेगा। देन वो मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करेगा, TCWG की, एंटिटी और उसके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच हुई मीटिंग की। और इन 2 स्टेप्स के साथ वो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट्स को भी चेक करेगा कि कितने एक्सपेंसेस कंपनी ने किए हैं। हो सकता है कंपनी आपको इन्फॉर्म नहीं कर रही है, आपको बता नहीं रही है कि हमारे अगेंस्ट कुछ लिटिगेशन और क्लेम चल रही है, बट जब आप अकाउंट्स चेक करने जा रहे हो आपको लीगल एक्सपेंस अकाउंट में मिल रहा है उन्होंने 1 लाख या 1 करोड़ का एक्सपेंस तो सिर्फ लीगल के लिए ही किया है, लिटिगेशन और क्लेम के रिगार्डिंग किया है। इसलिए जब भी हमें लिटिगेशन क्लेम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हम ये 3 चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट पूछो मैनेजमेंट से, अगर मैनेजमेंट सच सच बता रही है देन वेल एंड गुड। और अगर वो पॉसिबल है, दैट इज़ अगर कंपनी के पास खुद का कोई एडवोकेट है, कोई इन हाउस लीगल काउंसिल है, तो उससे बात करो। मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक करो, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट चेक करो। ये करने के पीछे मेन रीज़न ये होता है ना, अगर किसी भी फर्म में लिटिगेशन और क्लेम इन्वॉल्व है तो देर इज़ अ ग्रेट चांस कि उसका एक मटेरियल अफेक्ट पड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसे डिस्क्लोज और अकाउंट किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब हो सकता है आपकी फर्म पूरे साल में 10 करोड़ का रिवेन्यू कमा रही है और वहीं उस 10 करोड़ में से 4-5 करोड़ तो सिर्फ पेनाल्टी भर रही है, तो वो तो बहुत ही बड़ा एक मटेरियल अफेक्ट होगा ना उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और इन कुछ प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के साथ आप और भी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें से एक एग्जांपल ये दिया है कि आप रैप परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिले एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट, और उसके बेसिस पे ऑडिटर को ये समझ में आए कि क्या कोई लिटिगेशन और क्लेम प्रेजेंट है, इन्वॉल्व है। और जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होगे रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम जिसकी वजह से रोमम होने की चांसेस हो सकती है, तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो एविडेंस आपको, या वो ऑडिट प्रोसीजर जिससे आपको एविडेंस मिल रही है, वो आपको इस बारे में भी एविडेंस दिला देगी कि उसकी क्या वैल्यूएशन है, क्या मेजरमेंट है। ये जानना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ऐसे 501 में हमें कुछ चीज़ों को लेके स्पेशल कंसिडरेशन लेनी होती है, जिसमें से लिटिगेशन और क्लेम के केस में उसकी कंप्लीशन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है।
अच्छा, ऐसे 501 ये बोलती है कि हमें इस स्पेशल कंसिडरेशन जो लेनी है ना, इसके रिगार्डिंग हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। उस ऑडिट एविडेंस को गाइड करती है ऐसे 501। वहीं ऐसे 540 स्टैब्लिश करती है उन रिक्वायरमेंट्स को, उन गाइडेंस को जो रेलेवेंट है एक ऑडिटर के कंसिडरेशन के लिए ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है, रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व है। मतलब आपको लिटिगेशन और क्लेम के बारे में समझना है तो आपको ऐसे 540 पढ़ना है। पर अगर आपको उसके बारे में ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं और ऐसे ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, तो उसे गाइड करता है ऐसे 501। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं ऑडिट करने जा रहे हो तो आप जाते ही पहले उसके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल या इन हाउस लीगल काउंसिल से डायरेक्ट बात कर रहे हो। जब ऑडिटर ये असेस करता है, ये फाइंड आउट करता है कि रोमम प्रेजेंट है रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम, तब वो कम्युनिकेट करता है विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। मतलब अगर ऑडिटर को रोमम दिख रही है रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम, या उसने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ अदर मटेरियल लिटिगेशन और क्लेम प्रेजेंट हो सकती है, तो ऑडिटर को इन प्रोसीजर्स के साथ उसके एडिशन में साथ में एनटीडी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट भी करना होगा। मतलब ऐसा कि आपको या तो पहले लिटिगेशन और क्लेम की नॉलेज ही नहीं थी, अब आपने आइडेंटिफाई कर ली, या आपको नॉलेज तो थी बट आप मान लो उस फर्म के अगेंस्ट 4 या 5 लिटिगेशंस चल रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है सिर्फ 3 की। अब जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो आपको पता चल रहा है कि नहीं, इनके अगेंस्ट तो और भी लिटिगेशन चल रही है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट उनके एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट कर सकते हो। और ऑडिटर ये करेगा थ्रू अ लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसमें वो रिक्वेस्ट करेगा एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कि डायरेक्टली ऑडिटर से कम्युनिकेट किया जाए। और कभी किसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आपको लॉ रेगुलेशन या जो भी रेस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बॉडी वो प्रोहिबिट करती है, दैट इज़ वो परमिट नहीं करती है कि ऑडिटर डायरेक्टली एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट कर पाए, तब ऑडिटर को फिर कुछ अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे। अब ये तो तब है जब आपको परमिशन ना हो, आपको प्रोहिबिट किया जा रहा हो डायरेक्ट कम्युनिकेट करने से। बट अगर आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बहुत अनलाइकली होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बारे में, आपको ये समझ आ रहा है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा अच्छी तरीके से, आपको एक जनरल इंक्वायरी लेटर भेज दोगे। मतलब आप नॉर्मली पूछ रहे हो कि क्या कोई और लिटिगेशन क्लेम है, अगर आप ऐसे पूछोगे तो देर इज़ अ चांस कि वो अप्रोप्रिएटली आपको रिस्पॉन्ड ना करे। तो ऐसे केस में ऑडिटर डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा थ्रू अ स्पेसिफिक इंक्वायरी लेटर। मतलब जैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के एग्जामिन करके ये समझ आ रहा है कि बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन चल रही है, तो आप स्पेसिफिकली वही इंक्वायरी कर रहे हो कि क्या बिल्डिंग के अगेंस्ट कोई लिटिगेशन चल रही है। अब ये जो लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी होता है ये क्या इंक्लूड करता है, और लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। जैसे आप जनरल इंक्वायरी में पूछ रहे थे कि क्या लिटिगेशन और क्लेम प्रेजेंट है, आप स्पेसिफिक इंक्वायरी में पूछोगे, उसे ऐसा शो करोगे एक लिस्ट बना के लिटिगेशन और क्लेम, कि आपको लग रहा है ये लिटिगेशन और क्लेम प्रेजेंट है। एंड वेयर एप्लीकेबल दैट इज़ जहाँ पे मैनेजमेंट ने अपनी असेसमेंट कंडक्ट की हो रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम, उसके एस्टिमेट्स, उसकी जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है वो अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट की है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप मेंशन करोगे अपने स्पेसिफिक इंक्वायरी लेटर में। आप ये असेसमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करके रिक्वेस्ट करोगे एनटीडी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कि वो कंफर्म करे कि कितना रिजनेबल मैनेजमेंट का ये असेसमेंट, और वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल ऑडिटर को प्रोवाइड करे फर्दर इन्फॉर्मेशन कि जो उसने ये लिस्ट भेजी है क्या वो इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले आप लिस्ट बना के भेजोगे कि आपको क्या क्या लग रहा है कि यहाँ पे चांसेस हैं लिटिगेशन और क्लेम के होने की। फिर अगर मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन। फिर आप रिक्वेस्ट करोगे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कि वो कंफर्म करे कि कितना रीजनेबल है ये असेसमेंट और कितनी सही है ये लिस्ट। अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं ना जहाँ पे ऑडिटर को ये लगे कि उसे लेटर तो क्या उसे डायरेक्ट जाके मिल लेना चाहिए एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, ताकि उसे लाइकली आउटकम के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, उसे ऑडिट एविडेंस मिले रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम। अब वो कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं उसका कुछ एग्जांपल दिया है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ऑडिटर को लग रहा है कि ये जो मैटर है दिस इज़ अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। मतलब इस एक सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब है कोई ऐसा चीज़ जिसके अराइज होने का बहुत ज़्यादा चांस,
और जब भी वो अराइज हो रही है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ रही है, दैट इज़ मटेरियल अफेक्ट या मटेरियल से भी ऊपर। तो जो भी वो लिटिगेशन और क्लेम है वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या वो लिटिगेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है? यू एज अ सी ए यू हैव नॉलेज अबाउट कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट, और अब तो फेमा एक्ट भी ऐड हो गया है, एंड मैनी मोर। बट अगर आप किसी बैंक की ऑडिट के लिए गए हो, आपको वहाँ पे कुछ इशू दिख रही है, आपको RBI एक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, बट क्या आपको पूरी तरह से पता है RBI एक्ट में क्या क्या चीज़ के अगेंस्ट कैसी लिटिगेशंस, क्या पेनल्टी है? नहीं। वहीं टेलीकॉम कंपनी की ऑडिट में जा रहे हो, वहाँ आपको कुछ मिल रहा है तो वहाँ पे ट्राई एक्ट लगता है कि आपको उसकी पूरी एक एक चीज़ की नॉलेज है, नहीं है। तो जब ऐसा कोई लिटिगेशन क्लेम हो जो कि कॉम्प्लेक्स हो, तो हम ऐसे केस में डायरेक्ट एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिल के बात करते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे किसी एक लिटिगेशन और क्लेम के रिगार्डिंग या नॉर्मली भी जो मैनेजमेंट है और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उनके बीच बन नहीं रही है, उनकी डिसएग्रीमेंट चल रही है, तो ऐसे केस में अगर आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मिलना है, उनसे मीटिंग करनी, तो पहले तो आपको मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होगी, और दूसरा जब ये मीटिंग हो रही होगी तब वहाँ पे मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होगा, अटेंड कर रहा होगा मीटिंग को। फर्दर इफ़ अगर इस डिसएग्रीमेंट की वजह से मैनेजमेंट आपको मना कर देती है कि हम आपको ऑडिटर से नहीं मिलने देंगे, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को मना कर रही है, और जब आपको मिलना है तब आपको मना कर रही है कि आप काउंसिल से नहीं मिल सकते, या जो उनका एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो मना कर रहा है कि वो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा अच्छे से, या वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है आपके लेटर पे, एंड ड्यू टू ऑल दिस ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आप कुछ दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं परफॉर्म कर सकते, तो एट लास्ट आपको एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा, तब ऑडिटर मॉडिफाई कर देगा अपनी ओपिनियन को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एज इन अकॉर्डेंस विद SA 705। तो हमने क्या समझा? अगर मैनेजमेंट और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में नहीं बन रही है, कोई कॉल्यूजन चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको काउंसिल से मिलना है तो आपको पहले मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होगी, दूसरा जब ये मीटिंग हो रही होगी तब वहाँ पे मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होगा, और अगर मैनेजमेंट आपको मना कर देती है कि आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, या जो काउंसिल है वही मना कर रही है कि मैं नहीं रिस्पॉन्ड करूँ, और ना ही आप कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर पा रहे हो जिसकी वजह से एट लास्ट आपके हाथ में कोई एविडेंस नहीं आ रहा, तब आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे इन अकॉर्डेंस विद SA 705। एंड हियर वी आर डन विथ लिटिगेशन एंड क्लेम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये सेगमेंट इन्फॉर्मेशन होती क्या है? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हम उस इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है, डिफाइन करती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को या सर्विस को, या उस प्रोडक्ट के ऑपरेशन को इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। मतलब एक ये कंपनी है, इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ये जैसे शैम्पू में भी इन्वॉल्व है, शैम्पू का मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है, सोप का भी मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है, वहीं हेयर ऑयल का भी मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है, इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। या ये एक प्रोडक्ट है, इस एक प्रोडक्ट को वो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में सेल करती है। अब हर जगह का स्टेट टैक्स अलग होता है, बहुत से स्टेट्स में रूल्स अलग होते हैं, तो कभी कभी हमें ये जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो ये क्या है? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। ऑब्टेनिंग SAAE रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। एक ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF। और ये वो कैसे करेगा? By obtaining an understanding of the methods used by management in determining segment information। पहले आप ये समझ रहे हो कि क्या मेथड्स मैनेजमेंट ने यूज़ की है टू डिटरमाइन द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अब आपको ये पता चल गया कि कौन सी मेथड यूज़ की है, अब आप ये इवेल्युएट करोगे कि क्या वो मेथड जो है वो जो भी रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग वो अकॉर्डेंस में है एप्लीकेबल FRF के, और अगर अप्रोप्रिएट हो तो ये भी टेस्ट करोगे कि कैसे एप्लीकेशन उसकी हुई है, कैसे अप्लाई की गई है वो मेथड्स। एंड एट लास्ट एज यूजुअल अगर कहीं भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स या अदर ऑडिट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करते ही हैं। बाकी अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ना मिले, तब भी हम क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं या कोई दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं जो अप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टांसेस में।
तो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन? सबसे पहले तो मैनेजमेंट कौन सी मेथड यूज़ कर रही है, और जो मेथड यूज़ कर रही है क्या वो सही है, वो इन अकॉर्डेंस में है एप्लीकेबल एफआरएफ, और उसको सही तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। मेथड तो सही चूज़ कर ली, वो अकॉर्डेंस में भी है एफआरएफ के, बट उसे अप्लाई अच्छे से नहीं किया जा रहा। एंड एट लास्ट और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो या कोई दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो जो अप्रोप्रिएट हो उस सर्कमस्टांस में। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की होती है। दैट इज़ उसे एज अ होल सही से सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है या नहीं, ये चेक करना होता है। वो एक एक सेगमेंट उठा के नहीं चेक करता। वही लिखा है दैट ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वुड बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। आप ये नहीं देखोगे ओ शैम्पू का सेगमेंट इन्फॉर्मेशन चलो सही है, सोप का सही है, इसका सही है, अब शैम्पू में भी इस जोग्राफिकल एरिया का सेगमेंट इन्फॉर्मेशन बहुत सही है, इस एरिया का सही नहीं है, ऐसे नहीं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल चेक करोगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम इंफॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग कि क्या मेथड यूज़ की जा रही है, और जो यूज़ की जा रही है क्या वो रेलेवेंट है उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में, और क्या उससे जो रिज़ल्ट आने वाला है वो रिज़ल्ट अकॉर्डेंस में है एफआरएफ की। तो अब आप ये क्या के बेसिस पे चेक करोगे, कैसे ये सब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, लाइक सेल्स, ट्रांसफर्स, जो भी चार्जेस हैं बिटवीन सेगमेंट, कैसे एलिमिनेट किया गया है इंटर सेगमेंट अमाउंट। ये चीज़ ना आपको ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगी जब आपने अकाउंट्स के एएस पढ़े होंगे। आप कंपेयर कर रहे हो बजट को अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ। आप चेक कर रहे हो कि कैसे एसेट्स को और उनकी कॉस्ट को एलोकेट किया गया है सेगमेंट्स में। अब पूरे कंपनी की एसेट में, अब कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री तो ये है, इसी फैक्ट्री के एक पोर्शन में शैम्पू मैन्युफैक्चर हो रहा है तो एक में सोप। तो एट लास्ट जब आप इसके कॉस्ट को बांटोगे, फैक्ट्री के कॉस्ट सेगमेंट में, तो आप कैसे बांट रहे हो, उसे कैसे एलोकेट कर रहे हो, क्या कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर रखी है प्रायर पीरियड्स में, और कितना एडिक्वेट आपका डिस्क्लोजर है विथ रिस्पेक्ट टू इनकन्सिस्टेंसीज। अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी हुई है तो कितने अच्छे से आपने उसको डिस्क्लोज करी है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। अब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।